हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स एंड लिसनर्स। वेलकम टू वर्ल्ड स्क्रीन रीकैप। आज मैं आपके लिए लेडी मैकबेथ की कहानी लेकर आई हूँ, जो अपनी नई नई शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। कहानी की शुरुआत में हम कैथरीन को चर्च में देखते हैं, जहाँ उसकी शादी होने वाली थी, और ये शादी एक अरेंज मैरिज थी। रात होने पर कैथरीन की मेड एना उसके कपड़े चेंज करवाती है और उससे पूछती है, क्या तुम अपनी पहली रात के लिए नर्वस हो? कैथरीन का हस्बैंड अलेक्जेंडर कमरे में आता है और उससे पूछता है, तुम्हें किसी चीज की कमी तो नहीं है? अलेक्जेंडर कैथरीन को घर से बाहर निकलने के लिए मना करता है। कैथरीन इस बात पर इतराज जताती है, लेकिन अलेक्जेंडर उसे बीच में ही रोककर अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है। लाइट बंद करके वो खुद भी अपने कपड़े उतारता है, लेकिन बिना कुछ किए सोने चला जाता है। ये सब देखकर कैथरीन कंफ्यूज हो जाती है और वहीं खड़ी रह जाती है। इसी तरह वक्त बीतता है और कैथरीन का पूरा दिन चार दीवारी के अंदर कभी खिड़की पे बैठकर बाहर देखने में, कभी सोफे पे बैठकर अंगीठी को निहारते हुए सोने में ही बीतता है। उसका हर दिन बहुत बोरिंग और एक जैसा होने लगा था। डिनर के वक्त होने वाले डिस्कशन में भी उसे पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता था। अलेक्जेंडर के फादर बोरिस कैथरीन से कहते हैं कि तुम अलेक्जेंडर को रात में खुश रखा करो, ताकि जल्द से जल्द इस घर को एक वारिस मिल सके। अलेक्जेंडर के कमरे में आने पर कैथरीन के खड़े नहीं होने के कारण अलेक्जेंडर उस पर चिल्लाता है और रोज की तरह उसे कपड़े उतारने के लिए कहता है, और उसे देख अलेक्जेंडर मास्टरबेट करता है और उसके बाद सो जाता है। अगले दिन अलेक्जेंडर को किसी जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। नाश्ते के वक्त बोरिस कैथरीन को बताता है कि उसे भी कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा और उसे घर का और अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। उन दोनों के जाते ही कैथरीन अब अपने मनमर्जी की करने लगती है। काफी लंबे वक्त तक घर में बंद रहने के बाद वो फाइनली घर के बाहर निकलती है और चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू करती है। एक दोपहर एना के चिल्लाने से कैथरीन की आंखें खुलती हैं। कैथरीन देखती है कि एक आदमी वहां से भाग रहा है। एना की आवाज का पीछा कर कर कैथरीन अलेक्जेंडर के लिए काम करने वाले आदमियों के कमरे में जाती है। वहाँ कुछ लोग एना को एक कपड़े से लटका कर उससे जबरदस्ती कर रहे थे। कैथरीन एना को नीचे उतारने और सभी को दूसरी तरफ देखने के लिए कहती है। एना जल्दी से अपने कपड़े लेकर वहां से चली जाती है। सेबेस्टियन कहता है, हम तो बस एना का वजन देख रहे थे। कैथरीन कहती है, क्या तुम मेरे साथ भी ऐसा ही करते? इस बात पे सेबेस्टियन एना के साथ भी बदतमीजी करने लगता है। एना किसी तरह खुद को छुड़ाकर उनसे कहती है कि मैं तुम लोगों पर नजर रखूंगी, क्योंकि तुम मेरे पति के पैसों पर यहाँ काम करने की वजह अयासी कर रहे हो। इसके बाद कैथरीन एना के पास जाती है और उससे पूछती है कि उस आदमी का नाम क्या है जो तुम्हें परेशान कर रहा था। अलेक्जेंडर के आदमियों के बुरे सलूक के बाद एना पर चाय पीत रही थी। इस बात से कैथरीन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस सेबेस्टियन के बारे में जानना चाहती थी। एना बहुत घबराई हुई थी और कैथरीन के जाने के बाद वो रोने लगती है। अगली सुबह कैथरीन जब घूमने निकलती है तो रास्ते में सेबेस्टियन उसका पीछा करने लगता है। कैथरीन उसे नजरअंदाज कर घर की तरफ बढ़ने लगती है। उस रात सेबेस्टियन कैथरीन के कमरे में आता है। कैथरीन उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो कमरे में घुसकर कैथरीन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। कैथरीन उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आखिर में उसे भी मजा आने लगता है और वो खुद अपनी मर्जी से सेबेस्टियन के साथ लिपटने लगती है। सेबेस्टियन रात भर कैथरीन के कमरे में ही रुका है और अगली सुबह फिर से ये दोनों एक दूसरे के साथ मजे लेते हैं। कैथरीन को सेबेस्टियन के साथ ये सब करने में मजा आने लगा था। कुछ समय बाद फादर पीटर उसके घर आते हैं और उसे चर्च नहीं आने का कारण पूछते हैं और कहते हैं तो मैं बाहर निकलने के बजाय घर पर ही आराम करना चाहिए। कैथरीन एना की तरफ देखती है। उसे लगता है कि उसके बाहर जाने के बाद फादर से एना नहीं की है। फादर के जाते ही कैथरीन सेबेस्टियन के पास जाती है और उसे किस करने लगती है। उधर एना पास के जंगल से जब मशरूम लेने जाती है, सेबेस्टियन वहां गार्ड डॉग को लेकर पहुंचता है और कहता है कि तुम कैथरीन को लेकर अपना मुंह बंद ही रखा करो। एना सेबेस्टियन से कहती है, अलेक्जेंडर को जब इस बात का पता चलेगा तो बहुत बुरा होगा, इसलिए तुम ऐसी हरकतें करना बंद कर दो। सेबेस्टियन एना को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। कैथरीन एक बार फिर सेबेस्टियन को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके साथ मजे करने लगती है। एना दरवाजे के छेद से उनको ये सब करते हुए देखती है और फिर वहां से चली जाती है। अगली सुबह एना उसे बताती है कि बोरिस वापस घर आ चुका है और कैथरीन को एक बार फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या में लौटना पड़ता है। डिनर के वक्त कैथरीन और बोरिस एक दूसरे से बात करते हैं। बोरिस एना से एक्सपेंसिव वाइन लाने के लिए कहता है, लेकिन कैथरीन इन दिनों में सारी वाइन खत्म कर चुकी होती है। एना इसके बारे में बोरिस को कुछ भी नहीं बताती है। एना के कुछ नहीं बोलने पर बोरिस बहुत गुस्सा हो जाता है और एना को उसके घुटनों पे आने के लिए कहता है और वो एना के साथ जानवरों की तरह व्यवहार करता है और कैथरीन बैठे हुए एना के साथ ये सब होते हुए देखती रहती है। अगले दिन बोरिस
बोरिस को घर के दूसरे सर्वेंट से कैथरीन और सेबेस्टियन के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद बोरिस सेबेस्टियन को बहुत मारता है और उसे एक कमरे में बंद करवा देता है। कैथरीन को जब इस बात का पता चलता है वो भागती हुई सेबेस्टियन के पास जाती है, लेकिन उसे सेबेस्टियन से मिलने नहीं दिया जाता है। इसके बाद वो बोरिस से सेबेस्टियन को बाहर निकालने के लिए कहती है। कैथरीन उससे काफी बहस करती है। इस पर बोरिस उसे एक जोर का चाटा मारता है और कहता है, तुमने हमारे पूरे खानदान का नाम खराब कर दिया है। अगली सुबह नाश्ते पर एक बार फिर कैथरीन बोरिस से सेबेस्टियन को बाहर निकालने के लिए कहती है। इस बात से नाराज होकर बोरिस कैथरीन की तरफ एक गिलास फेंकता है। बोरिस के बाथरूम जाने पर कैथरीन दरवाजे को बाहर से बंद कर देती है और एना को उसके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है। कैथरीन एना से अपने बारे में कुछ बताने के लिए कहती है। उधर वॉशरूम में बोरिस खांसने लगता है। ये सुनकर एना उसकी तरफ भागती है, लेकिन कैथरीन उसे बैठ जाने के लिए कहती है। जब आवाज रुक जाती है तो कैथरीन एना से दरवाजा खोलने और डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है। इसके बाद कैथरीन सेबेस्टियन से मिलकर उसे बाहर निकाल लेती है और उधर घर में डॉक्टर जब तक पहुंचता तब तक बोरिस की मौत हो चुकी थी। एना अमीर लोगों के इन सब खेलों में शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन मजबूरी में एना को भी बोरिस के मौत में हिस्सेदार बनना पड़ा। अगली सुबह कैथरीन के पास अलेक्जेंडर का खत आता है और वो कहता है कि मैं अपने डैड के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाऊंगा। वो चाहती थी कि अलेक्जेंडर कभी भी वापस ना आ पाए। कैथरीन अकेली ही बोरिस के फ्यूनरल की तैयारी करती है। इसके बाद वो सेबेस्टियन को सबके सामने मैन ऑफ द हाउस बुलाने लगती है। डिनर के टाइम पे एना पे शक करते हुए कैथरीन एना की सारी जिम्मेदारियां किसी और को सौंपने के लिए कहती है। उसे डर था कहीं एना उनके खाने में जहर ना मिला दे। इस बात से एना बहुत नाराज होती है और किचन में जाकर गुस्से में काम करने लगती है। ये देखकर उसके साथ की मेड उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब इन अमीर लोगों के लिए खेल है। कैथरीन और सेबेस्टियन खुले में मिलने लगते हैं। एक दिन कैथरीन सेबेस्टियन से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? सेबेस्टियन भी कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कैथरीन कहती है, मुझे मरना मंजूर है लेकिन तुमसे दूर होना नहीं। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एक रात कैथरीन की जब आँख खुलती है तो वो खिड़की से देखती है कि अलेक्जेंडर वापस आ गया है। कैथरीन सेबेस्टियन को उठाती है और उसे अपने कमरे की अलमारी में छिपने के लिए कहती है। तभी अलेक्जेंडर कमरे में आता है और उसे बेड के पास से किसी आदमी की बेल्ट दिखती है। कैथरीन कहती है, ये मुझे जंगल से मिला है। अलेक्जेंडर कहता है कि तुम्हारा वजन काफी बढ़ गया है। कैथरीन अलेक्जेंडर को रूम से बाहर ले जाने के लिए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। अलेक्जेंडर कहता है कि मैं चाय रूम में ही पीना प्रेफर करूंगा। इसके बाद कैथरीन रूम में अलेक्जेंडर के लिए चाय लेकर आती है। चाय पीते हुए अलेक्जेंडर कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ दूसरों के साथ क्या कर रही हो। तुम्हारे कारनामों का शोर इतना ज्यादा है कि मुझे ये बात दूर से ही सुनाई दे गई। अलेक्जेंडर कहता है, इस घर के बाहर तुम्हारी एक पैसे की वैल्यू भी नहीं है। ये सब सुनकर कैथरीन को बहुत बुरा लगता है। वो अलमारी के पास जाकर सेबेस्टियन को बाहर निकालती है और उसे बेड पे लिटाती है और अलेक्जेंडर के सामने ही खुद उसके ऊपर बैठने लगती है। ये सब देखकर अलेक्जेंडर को बहुत गुस्सा आता है और वो कैथरीन को एक जोर का चाटा मारता है कि बस सेबेस्टियन और अलेक्जेंडर की हाथापाई हो जाती है। कैथरीन पास रखी स्टिक को उठाती है और अलेक्जेंडर को मारने लगती है और वो उसे तब तक मारती रहती है जब तक अलेक्जेंडर की मौत नहीं हो गई। सेबेस्टियन अलेक्जेंडर की बॉडी को जंगल में छिपा देता है। कैथरीन अलेक्जेंडर के घोड़े को भी मार देती है, लेकिन घोड़े के लिए कब्र खोदना उन दोनों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो बस उस पे मिट्टी डालकर वहां से चले जाते हैं। इन सब के बाद सेबेस्टियन की रातों की नींद उड़ जाती है। वो सोचता है कैथरीन को इन सब बातों का फर्क कैसे नहीं पड़ता। कैथरीन उससे कहती है, हम दोनों ने मिलकर ये किया है ताकि हम अपने प्यार को बचा सके, और मैं तुम्हें बता दूं कि अलेक्जेंडर तुम्हें मारने वाला था और मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए अलेक्जेंडर को मारा। अगले सुबह कैथरीन और सेबेस्टियन एक साथ नाश्ता करते हैं और एना उन्हें टी सर्व करती है। कुछ दिनों के बाद ही अलेक्जेंडर की घोड़े की लाश दिखाई देने लगती है। कुछ दिनों के बाद एग्नेस नाम की एक औरत एक छोटे से बच्चे के साथ कैथरीन के साथ आती है और कहती है, अलेक्जेंडर मेरी बेटी के साथ नाजायज रिश्ता रखता था और ये उसका बच्चा है। उस बच्चे का नाम टेडी था। एग्नेस कहती है कि अलेक्जेंडर मेरी बेटी के साथ तब तक था जब तक उसकी मौत ना हो गई, और वो कहती है कि मेरे पास इस बात का पूरा सबूत भी है। वो कहती है कि अलेक्जेंडर यहाँ वापस आने वाला था लेकिन अचानक वो गायब हो गया और मुझे लगता है कि वो मर चुका है।
कैथरीन कहती है मुझे नहीं लगता कि उसकी मौत हुई है। एना वहाँ खड़ी खड़ी ये सारी बातें सुनती रहती है। इस तरह एग्निस और टेडी दोनों उस घर में आकर रहने लगते हैं। सेबेस्टियन कहता है मुझे लगता है एग्निस झूठ बोल रही है। कैथरीन कहती है उसके पास सारे सबूत हैं जो मैंने खुद देखे हैं। सेबेस्टियन को फिर भी इस बात पे शक होता है। डिनर के वक्त एग्निस कहती है कि टेडी अब अलेक्जेंडर के कमरे में रहेगा। कैथरीन इस बात के लिए मान जाती है और कहती है लेकिन तुम्हें अपना कमरा खाली करना पड़ेगा क्योंकि मैं वहाँ रहने वाली हूँ। एक दिन टेडी कैथरीन के पास आता है और उससे पूछता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ बाहर जा सकता हूँ। टेडी कैथरीन से कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। टेडी के आ जाने के कारण सेबेस्टियन को वापस अपने लोगों के साथ पुराने कमरे में जाकर रहना पड़ता है। सेबेस्टियन को जंगल में एना दिखाई देती है। वो पूछता है कि मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। एना को डर लगता है लेकिन बाद में वो मान जाती है। कुछ दिनों के बाद एना को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है और वो सेबेस्टियन के पास ये गुड न्यूज देने के लिए जाती है। लेकिन सेबेस्टियन उससे मिलना नहीं चाहता था। वो कहता है जब तक टेडी इस घर में रहेगा तब तक मुझे इसी गंदी जगह पे रहना पड़ेगा। ये कहकर सेबेस्टियन वहां से जाने लगता है। कैथरीन उसके पीछे जाती है लेकिन तभी टेडी आकर उसे रोक देता है। कैथरीन उसे धक्का देती है और सेबेस्टियन के पीछे चली जाती है। सेबेस्टियन कैथरीन को बिना जवाब दिए वहां से चला जाता है। इसके बाद सभी को पता चलता है कि टेडी घर से गायब हो गया है। सभी बाहर जाकर उसे ढूंढने लगते हैं। आखिर में सेबेस्टियन टेडी को एक नदी के किनारे बैठा हुआ देखता है। रात में जब सारे परेशान होकर हॉल में वेट कर रहे थे तभी वहाँ सेबेस्टियन टेडी के साथ आता है और ब्लैंकेट देने के लिए कहता है। सेबेस्टियन का शुक्रिया अदा करने के बजाय एग्निस उस पर चिल्लाती है और कहती है तुम होते कौन हो हमें ऑर्डर देने वाले, और ये कहकर वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। कैथरीन सेबेस्टियन के पीछे जाती है। सेबेस्टियन अपना सामान पैक कर उस जगह को छोड़ने की तैयारी कर रहा था। कैथरीन कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ रोकने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सेबेस्टियन कहता है कि मैं बच्चे को वहाँ पानी में धक्का दे सकता था लेकिन मैं नहीं दे पाया और अब बहुत देर हो चुकी है। कैथरीन कहती है कि अभी भी कोई देर नहीं हुई है। इसके बाद वो एग्निस के पास जाती है और कहती है तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं यहाँ टेडी के पास बैठती हूँ। एग्निस उसका शुक्रिया अदा कर कर थोड़ी देर आराम करने चली जाती है। कैथरीन सेबेस्टियन को कमरे में बुलाती है और दोनों मिलकर टेडी को तकिए से दम घोट कर मार देते हैं। जब तक दोनों को रियलाइज होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब एना कमरे में आती है तो वो देखती है कि टेडी मर चुका है और कैथरीन चेयर में बैठकर रोने की एक्टिंग करने लगती है। सेबेस्टियन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पास के जंगल में जाकर बहुत रोने लगता है। जब एग्निस को पता चलता है कि टेडी की मौत हो गई है तो वो भी फूट फूट कर रोने लगती है। डॉक्टर बर्डन कैथरीन से पूछते हैं कि आखिर रात में हुआ क्या था। वो कहती है कि मुश्किल से 10 मिनट के लिए मेरी आंख लगी थी और जब मैं उठी तो मैंने देखा कि टेडी की सांसें बंद हो चुकी हैं। वो कहती है मुझे ये बात तकरीबन 5 बजे पता चली जब एना कमरे में आई थी। डॉक्टर सोचता है कि क्या कैथरीन के सोते वक्त कोई और कमरे में आया था और उसी ने बच्चे का दम घोट दिया, और वो कहता है कि टेडी के शरीर पे ये निशान कैसे थे। कैथरीन कहती है कि टेडी के पानी में गिरने से उसे ये सारी चोट आई थी, लेकिन डॉक्टर कहता है कि ये सारे निशान पहले तो नहीं थे। बाद में सारे लोग बैठकर ये पता लगाने की कोशिश करने लगते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। कैथरीन सबके शक को दूर करने में लगी होती है। तभी सेबेस्टियन वहां आ जाता है और सबको सारी सच्चाई बता देता है और ये भी बताता है कि कैसे कैथरीन ने तकिए से टेडी का दम घोटकर उसे मार दिया, और अलेक्जेंडर की मौत के बारे में भी बताता है और ये भी बताता है कि कैसे उसने बॉडिस को पॉइजनस मशरूम खिलाकर मार दिया। वो ये भी बताता है कि कैथरीन ने ये सब मेरे साथ रहने के लिए किया। कैथरीन इन बातों से साफ मना कर देती है और कहती है सेबेस्टियन झूठ बोल रहा है। सेबेस्टियन उसे मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है लेकिन वहाँ मौजूद 2 आदमी उसे पकड़ लेते हैं। कैथरीन कहती है ये सब सेबेस्टियन और एना ने मिलकर किया है। वो एना थी जो मशरूम लेकर आई थी। एना और सेबेस्टियन के बीच में जरूर कुछ चल रहा था। बोरिस ने अपनी मौत से पहले सेबेस्टियन की बात पटाई की थी जिसके कारण ही एना और सेबेस्टियन ने मिलकर उसे मारा होगा। कैथरीन वहाँ दुखी होने का ड्रामा करती है और कहती है टेडी उसकी बेटी की जैसा था। एना अपने ऊपर लगे इल्जाम सुनकर दंग रह जाती है और कुछ भी नहीं बोल पाती है। कैथरीन एना को नफरत भरी निगाहों से देखती है। एना इन सबको अपनी किस्मत मानकर चुपचाप से सह जाती है। एग्नेस भी उस घर से वापस चली जाती है। कैथरीन इस बड़े घर में अकेली रह जाती है। वो माँ बनने वाली थी लेकिन अब उसे किसी भी खुशी का कोई एहसास नहीं होता था। इस तरह से ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। वीडियो के अंत तक बने रहने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।